नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन देखते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। इस अध्याय के पाठगत क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है आपके, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। देखते हैं, डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अभिलक्षण हस्तांतरित करने में सहायता करता है तथा साथ ही डीएनए प्रतिकृति में विभिन्नताएं पाई जाती है जो लंबे समय तक किसी स्पीशीज के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए जो आवश्यक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा क्यों होता है। देखते हैं, विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है क्योंकि यदि किसी समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तभी अचानक कुछ उग्र परिवर्तन आने पर जीवित रह पाएंगे, अन्यथा समष्टि का समूल विनाश संभव है। जैसे वैश्विक उष्मीकरण के कारण शीतोष्ण जल के जीवाणुओं की समष्टि में से अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन जीवित रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन विधि में कोई जीव एक कोशिका से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। बहुखंडन, परंतु बहुखंडन में एक कोशिका कई संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। 2 नंबर है, अमीबा में द्विखंडन द्वारा एक अमीबा किसी तल से दो भागों में विभक्त हो जाता है तथा कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। अगला क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। यह हल्के तथा गोल होते हैं जिसके कारण आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलती हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसा क्यों। जटिल संरचना वाले जीवों में विशिष्ट कार्य करने के लिए एक खास अंग एवं अंग तंत्र होते हैं, इसलिए ऐसे जीवों के किसी भाग को काटकर नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। इस प्रकार का जनन केवल उन्हीं जीवों में संभव है जिनमें विशिष्ट कार्य के लिए अंग नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोग निम्नलिखित कारणों से किए जाते हैं। पहला है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। दूसरा है, यह पद्धति उन पौधों के उगाने के लिए उपयुक्त है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे गुलाब, चमेली, संतरा एवं केला। तीसरा है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक गुण से जनक पौधे के समान होते हैं। अगला है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक क्यों है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसे संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती है और इसके साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सर्जन भी होता रहता है तथा इसके बाद ही डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है। अगला है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। परागण पॉलिनेशन और निषेचन फर्टिलाइजेशन। 1 नंबर है, पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। नर तथा मादा युग्मकों का मिलना जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। 2 नंबर है, यह ज़्यादातर कीट
हवा, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होती है। इस प्रक्रिया में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य पराग नलिका करती है। 3 नंबर है, यह क्रिया निषेचन से पहले होती है, यह क्रिया परागण के बाद होती है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है, बताइए। प्रोस्टेट तथा शुक्राणु अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो देखते हैं। यौवनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला है वक्ष के भाग में स्तनों का विकास, दूसरा है रजोधर्म या ऋतुस्राव का प्रारंभ, तीसरा है आवाज़ पतली हो जाती है, 4 नंबर है गुप्तांगों पर बाल उत्पन्न होने लगते हैं। ये 4 परिवर्तन हैं जो यौवनारंभ के समय लड़कियों में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, बताते हैं। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण प्राप्त होता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा या नहीं, तो रक्षा नहीं करेगा। कॉपर टी का प्रयोग महिला की यौन संचरित रोगों से रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि यह विधि नर तथा मादा के बीच शारीरिक संबंध स्थापित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है, केवल गर्भधारण रोकने का कार्य करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके जीव जनन कैसे करते हैं पाठ के पाठगत क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।